नमस्कार। मैं आपको आज बताऊंगा कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 जो कि भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो आज आप सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम क्या है और जो है ये किस प्रकार परावर्तित होता है। तो आप लोग देखिएगा, ये सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आप सीखें इसको। तो प्रकाश जो है वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या है प्रकाश? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। अब प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। बात यह आती है कि प्रकाश को हम देख सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। तो यह हमारा मानना गलत है कि प्रकाश को हम देख सकते हैं। यह ऐसा सत्य है कि हम प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देख पाते हैं। तो याद रहे, अब प्रकाश के गुण क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो जिस प्रकार हमारे अंदर कुछ गुण हैं, हमें पढ़ाने का ढंग है या हमें ना पढ़ाने का ढंग है, या हमें गेंद खेलने का ढंग है, मैच खेल सकते हैं या हम कबड्डी खेल सकते हैं, तो ये हमारे गुण हैं। ठीक इसी प्रकार प्रकाश के भी कुछ गुण होते हैं। वो कौन से गुण हैं वो आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, आइएगा। तो हम देखते हैं कि प्रकाश के गुण क्या हैं। तो प्रकाश, सबसे पहले आप जानेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करने का मतलब ये, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे हम जानेंगे सीधी रेखा में चलता है? तो प्रकाश, एक हम टार्च लेते हैं और टार्च को हम इधर लगाते उधर लगाते सब जगह लगाते हैं, तो प्रकाश की किरणें हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। हम चाहे टेढ़े मेढ़े चाहे जैसे लगाएं, लेकिन प्रकाश की किरणें हैं वो हमेशा हमें सीधी दिखाई देती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है। इस प्रकार प्रकाश क्या है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी जिसको हम आर पार नहीं देख सकते हैं वो होता है अपारदर्शी। तो प्रकाश जो होता है अपारदर्शी वस्तुओं की क्या बनाता है? छाया बनाता है। कैसे हम जानेंगे? जैसे एग्जांपल हम कोई ले रहे हैं, जैसे ये मार्कर है, तो इस पर प्रकाश पड़ रही है, यहाँ देख लीजिए आप, तो प्रकाश इस पर पड़ रहा है, तो इसका जो है इसकी छाया ये बोर्ड पे हमें दिख रही है। किस प्रकार? प्रकाश तो समस्त आ रहा है, किसी बिंदु प्रकाश से प्रकाश आ रहा है, परंतु इसके दोनों साइड से प्रकाश निकल जाता है। इस मार्कर को आर पार नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस मार्कर की छाया यहां पर बनी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। तो अगला क्या है आपका? प्रकाश विद्युत तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश हम कहते हैं कि क्या है? एक विद्युत तरंग है। कहते हैं तो हाँ है, और इसलिए इसे क्या है? इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए प्रकाश, इसे हम जानते हैं, तो हमारे चलने के लिए भाई माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब रास्ता या मार्ग की आवश्यकता होती है। हम जा सकते हैं तो एक मार्ग पर ही जा सकते हैं, परंतु याद रहे कि प्रकाश है, इसके गमन के लिए या इसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम किधर भी टॉर्च लगा सकते हैं, उधर भी हमारा प्रकाश जा सकता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात क्या होता है ये हम जानेंगे। तो निर्वात, जहां पर वायु ना हो, तो हम कह सकते हैं यहां पर यह है निर्वात। तो निर्वात में और वायु में लगभग बराबर जो है प्रकाश तेजी से चलता है। तो इसकी चाल निर्वात में कितनी होती है?
सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो 3 × 10⁸ यानी कि 3 × 10⁸ मीटर ये प्रति सेकंड में चलता है। तो इस प्रकार छात्रों आप क्या समझे हो कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण क्या हैं। तो अब हम आपको आगे बताने वाले हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किस प्रकार प्रकाश टकराता है और वापस जाता है। तो इसमें हम जानते हैं कि प्रकाश इस प्रकार कहते हैं कि प्रकाश जो है किसी भी वस्तु से टकराकर वापस जब लौट आता है तो इस घटना को क्या कहेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु से प्रकाश जब टकराकर वापस लौटता है या लौटने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। किस प्रकार प्रकाश टकराता है, लौटता है? हम कोई एक बॉल लेते हैं, इसको हम कैसे समझें? कोई एक हम बॉल लेते हैं और उस बॉल को किसी दीवार से टकरा मारते हैं तो वह बॉल हमारी वापस आती है। ठीक इसी प्रकार जो प्रकाश होता है वह किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर गिरता है और वह प्रकाश टकराकर पुनः वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश का क्या हुआ? वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। तो इस प्रकार हम समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको हम यूं बताने वाले हैं। प्रिय छात्रों, अब हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये हम जान चुके हैं। तो अब हम जानने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, इसके मुख्य 2 नियम हैं। इस नियम पहला नियम देखिए क्या है इसका, तो याद रहे इसके मुख्य 2 नियम है। कौन कौन सा नियम है? तो पहला हम जानेंगे आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये जानेंगे हम कि कौन सी आपतित किरण है, कौन सी परावर्तित किरण है, कौन सा अभिलंब है। तो याद रहे ये आपको डायग्राम यहां पर दिखाया गया। इसमें जो एक किरण ये आ रही है परावर्तक पृष्ठ पर, ये किरण जो आ रही है इस हम आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्योंकि यह किरण परावर्तक पृष्ठ पर आ रही है तो कौन सी किरण हुई जाके? ये हुई जाके आपतित किरण। और जिस बिंदु पर ये टकरा रही है परावर्तक पृष्ठ पर, जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु आपका हुआ, इसको हम ए से नोट कर दिए। क्या हुआ? आपतन बिंदु। अब यहां से टकराई तो यह किरण जो है यहां से परावर्तित हो गई। तो जो प्रकाश टकराकर या जो किरण टकराकर वापस जाती है तो इस वापस जाने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब याद रहे तो ये हमारी हो गई आपतित किरण और दूसरी हमारी कौन सी किरण हो गई? ये परावर्तित किरण। तो ये हमारा आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पर अगर हम लंब डालते हैं, ये अभिलंब डाल दिए यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि अगर हम ऐसे खड़े हैं तो अगर हमारे बीच में अभिलंब डालते हैं, बीच को हमको बीच से काटा जाता है तो हम 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अभिलंब डालने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस आपतन बिंदु पर, यानी कि जिस बिंदु पर प्रकाश टकराती है, तो इस आपतन बिंदु पर हम डालते हैं क्या? अभिलंब डालते हैं। तो यह अभिलंब इसको जो है 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो एक जो भाग हमारा है ये हमारा हो गया आई, यानी कि आपतन कोण हो गया। दूसरा जो भाग है वो हमारा हो गया परावर्तन कोण। तो याद रहे पहला नियम क्या हमारा हुआ? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, और एक दूसरी कौन सी किरण? परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो मित्रों इस प्रकार ये आपका पहला नियम हो गया। अब हम दूसरे नियम की बात करेंगे। तो यह हम जानते हैं कि
ये जहां पर जब हम अभिलंब डालते हैं तो ये आधा पार्ट हो जाता है और ये आधा पार्ट हो जाता है, यानी कि इसके 2 बराबर भाग हो जाते हैं। तो दूसरा नियम हमारा बनेगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर रहता है। अब आपतन कोण है क्या, परावर्तन कोण क्या है, ये हम जानते हैं। इसमें अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्योंकि यहां पर अभिलंब पड़ चुका है तो ये 2 बराबर भागों में बट गया, तो इसलिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार ये प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गए। इसके मुख्य 2 नियम हैं, जैसा कि आपको हम बता जा चुके हैं। अब आपको आगे बताएंगे हम किस प्रकार इसका प्रतिबिंब बनता है। मैं आपको बताऊंगा अब प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब आप क्या होता है, प्रतिबिंब क्या है, तो आप इसको जानेंगे। जैसा कि आप मार्कर देख रहे हैं तो ये इसको फिजिक्स की भाषा में हम क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंब। तो इस बिंब का जो ये बन रहा है ये क्या है, ये इसका प्रतिबिंब है। क्या है इसका, ये प्रतिबिंब है। तो इस प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या होती है ये आप जानेंगे। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित होती हैं या फिर प्रतीत होती हैं। तो इसमें जैसे कि कैसे हम जानेंगे कि ये प्रतिबिंब है, तो जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हमारा प्रतिबिंब पीछे की तरफ बन रहा होगा, या कोई एक हम मार्कर लेते हैं, ऐसे हम अपनी भाषा में या फिजिक्स की भाषा में बिंब कहते हैं। तो इसके जो पीछे इसकी छाया बनती है वो क्या है, वह प्रतिबिंब है। तो ठीक उसी प्रकार बताया गया कि प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। किसी भी वस्तु का जो छाया बनती है उसकी, वह उसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो अब हम जानेंगे मित्रों कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब जो आपका है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के प्रतिबिंब हो सकते हैं। पहला हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक का मतलब वही होता है कि रियलिटी। तो रियल जो प्रतिबिंब वास्तव में बनता है उसे कहेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तव में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम कैसे जानेंगे, ये आप देखेंगे। इसमें देखिएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो जब किरणों के समूह जब दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे हम कैसे आपको बताया जाए, जैसे हम कोई दर्पण ले रहे हैं, क्या है ये, हम कोई दर्पण ले रहे हैं। तो दर्पण में ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही, दर्पण पर ये किरणें प्रकाश पर क्या हो रही हैं, इसकी आपतित हो रही हैं। चूंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें एक बिंदु पर, सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इस प्रकार से सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई हमें दिख रही है। तो ये वास्तव में एक बिंदु पर प्रकाश किरणें मिल रही हैं परावर्तन के पश्चात। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ये प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं एक बिंदु पर, तो इसलिए इसे हम कहेंगे यह प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसे हम जानेंगे, तो जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है ना, तो प्रकाश से हम इसको देख पा रहे हैं मार्कर को, तो कैसे इसको हम देख पा रहे हैं, प्रकाश आ रहा है और इस मार्कर या इसे हम बिंब कह सकते हैं, इससे टकराता है और टकरा कर प्रकाश हमारी आंखों तक जाता है, तभी ये हमें मार्कर दिखाई दे रहा है। तो ठीक उसी प्रकार
जैसे ये कोई हम दर्पण लेते हैं तो इस दर्पण पर ये प्रतिबिंब ये प्रकाश किरणें आपतित होती हैं और इसका आपतन होता है। टकराने के पश्चात यह किरणें एक बिंदु पर काटती हुई यानी कि प्रतिच्छेदित करती हैं, तो तब इसे हम क्या कहेंगे, यह जो है वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है ये? वास्तविक प्रतिबिंब। तो अब मित्रों आपको बताएंगे हम जो प्रतिबिंब का दूसरा प्रकार है वो आपको हम यूं बताने वाले हैं और आप तब तक इसके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रिय मित्रों अब हम आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब के जो दो प्रकार हुए थे उसमें आपको हम बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किस प्रकार यह बनता है। तो अब हम बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब की। तो आभासी प्रतिबिंब को हम और भी नामों से जानते हैं। जो पहला इसका नाम क्या है, इसको हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं और इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो देखिएगा आभासी प्रतिबिंब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाशिक स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण वस्तु से टकराने के पश्चात केंद्रित ना होकर केवल केंद्रित होती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो क्या बताया गया आपको कि ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाशिक स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण वस्तु से टकराने के पश्चात केंद्रित ना होकर केवल केंद्रित होती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तब हम कहते हैं कि प्रतिबिंब जो बनता है वह आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपको आज बताएंगे हम किस प्रकार से दर्पण में देख करके हम जाने कैसे आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि हम आपको लेते हैं, ये आपका उत्तल दर्पण है, तो इसमें ये समस्त प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हो रही हैं। क्या होती हैं? आपतित हो रही हैं और यहां से टकराती हैं, टकराकर पुनः जो है वापस लौट जाती हैं। अब हम जानेंगे कि ये किरणें आपस में मिलेंगी कहां पर, तो ये किरणें आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो परावर्तित किरणें आपस में नहीं मिलेंगी। यदि इन किरणों को हम पीछे की तरफ डॉटेड बढ़ाते हैं तो ये किरणें आपस में एक बिंदु पर या एक केंद्र पर मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत हो रही हैं। क्या हो रही हैं? प्रतीत हो रही हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि अवास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, या इसे कहेंगे हम काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो मित्रों आप जो है प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, यह आप समझ गए होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतिबिंब है और आभासी प्रतिबिंब है, इन दोनों में अंतर क्या है वो आप जानेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं हम कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो आप जानेंगे, अभी तक हम सीखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। अब हम जानेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब याद रखें आप सदैव कैसा बनता है, सदैव उल्टा बनता है, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो आपको सदैव कैसा बनेगा, सीधा बनता है। इस प्रकार दूसरा आपका पॉइंट है वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है और इसमें किरणें वास्तव रूप में मिलती हैं, तो इसका वजह से हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो किरणें होती हैं उन किरणों का सिर्फ और सिर्फ आभास होता है, ना कि ये किरणें वास्तव में मिलती हैं। तो अब मित्रों हम यह जानेंगे कि तीसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या है, यह दर्पण के बाईं ओर बनता है। कहाँ बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के बाईं ओर बनता है। अब जो आपका आभासी प्रतिबिंब है वो उसे क्या कहेंगे हम, या दर्पण के पीछे बनता है। तो अब आपकी यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि दर्पण के पीछे कैसे बनता है, तो यह हम जानने के लिए देखिएगा, हम एक्चुअली में जो हम घर पर होते हैं तो हमारा जो चेहरा देखने वाला जो हमारा दर्पण नहीं होता है, दर्पण इसमें हम अपना फेस देखते हैं, तो उसमें जो पीछे की तरफ पॉलिश लगी रहती है, पॉलिश, तो उस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। यदि हम उस पॉलिश को हटा देते हैं तो प्रतिबिंब हमारा नहीं बनेगा, तो हमारा आर पार दिखने लगेगा, तो हम उसे कहते हैं यह दर्पण के पीछे बनता है।
अब अवतल दर्पण ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो किसमें बनता है? अवतल दर्पण उत्तल लेंस में बनता है, और जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल लेंस इन तीनों में बनता है। तो प्रिय मित्रों, आप जो है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है यह हम समझ चुके होंगे। अब आपको आगे बताते हैं, देखिएगा तब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, जो गोली दर्पण है वह आपको हम बताएंगे। तो गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण जिस गोले का भाग है या उस गोले का भाग कहेंगे, उस गोले का जो परावर्तक पृष्ठ है, उस गोले का परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित हो। क्या हो? वक्रित हो तो गोली दर्पण कहलाता है। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो, क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। तो अब हम जानेंगे गोली दर्पण क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका हम गोली दर्पण बना लिए हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो खुरदरी चीज दिखाई दे रही है ना, ये सतह जो दिखाई दे रही है, ये सतह कैसी है? खुरदरी है। कैसी है? खुरदरी है, और यह उभरी हुई है। और जो अंदर का जो इसका तल है, कौन सा तल? जो भीतर का तल है वह धसा हुआ है। कैसा है? धसा हुआ है और चिकना भी है। ये चिकना है और धसा हुआ है, यानी कि यह तल कैसा है? परावर्तक तल है। कैसा है ये? परावर्तक तल है। तो ऐसा दर्पण जिसका धसा हुआ तल कैसा हो? परावर्तक हो, वह उभरा हुआ तल खुरदरा हो, वह दर्पण क्या कहलाता है? आपका अवतल दर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार हम अवतल दर्पण को समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ठीक इसका उल्टा यहां पर जो देख रहे हैं, जो इसका उभरा हुआ तल है, क्या है ये देख रहे हैं, ब्लैक थोड़ा डार्क दिख रहा है, यह आपका उभरा हुआ तल है। यह उभरा हुआ तल कैसा है? चिकना है, यानी कि ये परावर्तक है। और जो इसका ये धसा हुआ तल दिख रहा है ये खुरदरा है। कैसा है? ये खुरदरा है। तो अर्थात इसको हम कह सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका जो तल ये कैसा है? ये उभरा हुआ तल कैसा है? ये परावर्तक है, जबकि धसा हुआ तल खुरदरा है। तो उस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा हुआ तल, परावर्तक तल व धसा हुआ तल खुरदरा होता है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। या फिर इसको हम दूसरी भाषा में, अपने भाषाओं में या दूसरी पर अर्थात दूसरे प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम अवतल दर्पण को भी कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है या धसे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो प्रिय मित्रों, हमें आशा है कि आप लोग गोली दर्पण क्या है और यह इसमें दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आपको बताएंगे हम गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये देखिएगा। तो अब स्टूडेंट्स आपको हम बताएंगे कि गोली दर्पण में सामान्यतः हम प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, उनकी डिफिनेशन क्या हो सकती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? गोली दर्पण है। एक क्या है? ये गोली दर्पण है। और गोली दर्पण में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं? एक तो वक्रता त्रिज्या है आपका, और ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है, फोकस दूरी है, मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है, और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है ये? मुख्य अक्ष है। तो अब हम एक एक 1 बाय 1 करके इसको जानेंगे
कि क्या होते हैं संप्रयुक्त इसकी डिफिनेशंस क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष क्या है हम ये जानेंगे। आप बस ध्यान से समझते रहिएगा, एक ही बार में आपको समझ में आएगा, आशा करता हूं। ये मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? तो ये हमारा एक गोली दर्पण है। इसमें ये जो सी है क्या है? सी वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष जैसे हम प्रिंसिपल अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। अब आप जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र ये आप जानेंगे। तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? वक्रता केंद्र। अब जानेंगे हम कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य फोकस यानी फोकस इसका कहां बनता है? मुख्य फोकस क्या है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये M1 M2 जो हम यहाँ पर इतना पार्ट इसका ले लिए हैं इस गोली दर्पण का, ये हमारा दर्पण हो गया। और आप यह भी जान रहे हैं कि इसका धसा हुआ जो तल है वो परावर्तक तल है और उभरा हुआ क्या है? खुरदरा है। तो इसमें हम ये आपको प्रकाश की किरण यहाँ पर आती हुई दिखा रहे हैं। इसको हम ए और इसको बी नाम देते हैं। ए भी कोई प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है? आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। तो इसमें ये किरण यहाँ से आती है और परावर्तन के पश्चात पुनः क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर सीधी निकल जाती है। अब हम क्या करेंगे? याद रहे ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और हाँ मित्रों, इसको जो है हम कैपिटल F से प्रदर्शित भी करते हैं। हाँ, तो अब हम जानेंगे कि फोकस दूरी क्या होती है। तो इसी टाइम हम समझेंगे फोकस दूरी क्या है। तो ये जो शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर फोकस दूरी, तो याद रहे कि जो दर्पण का ध्रुव है यहाँ से हम सभी दूरियां मापते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से, और ये मुख्य फोकस है ना, तो दर्पण के ध्रुव से ये आपका दर्पण का क्या है? ध्रुव है। हम यहाँ से मुख्य फोकस तक जब चल कर आएंगे तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे। अच्छा, तो इस प्रकार हम फोकस दूरी समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या है। दर्पण का ध्रुव क्या है? तो ये आपका गोली दर्पण है। तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव को हम कैपिटल P से डिनोट भी करते हैं। इसको हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या हो सकती है। लेकिन हाँ, अभी आपकी बची है वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या याद रहे, तो इसके लिए हमें जानना होगा वक्रता केंद्र क्या है। तो ये वक्रता आपका केंद्र है, यहाँ पर C डिनोट किया गया है। तो इसको हम वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो वक्रता त्रिज्या जो है दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी हो गई वो क्या कहलाएगी? आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। किस प्रकार हम जानेंगे? जैसे आपका ये एक सर्कल है, क्या है कि आपका वृत्त है। तो इस वृत्त का कोई एक केंद्र होता है। तो आपको पता है कि केंद्र से परिधि तक के बीच की जो दूरी होती है वह उसकी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा गोलीय दर्पण है इसका एक केंद्र है। क्या है? एक केंद्र है। और इस केंद्र से ये जो दर्पण का ध्रुव है ये हम कहीं भी ले सकते हैं। परिधि तक के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब
हम यह भी जानेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। कैसे? और जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ इसको जानेंगे। ये फिर रूल लिखा है यहाँ पर, F बराबर होता है या R बराबर क्या होता है, 2F होता है। तो जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। या हम कह सकते हैं F बराबर जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी। तो आशा है कि मित्रों आप गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, इसके जो कुछ शब्द हैं वो आपको समझ में आया होंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के साथ में।